नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी पॉइंट राजस्थान की अपन दो सीरीज चला रखे हैं। एक भारतीय संविधान वाला टॉपिक चल रहा है और एक चल रहा है अपने एनसीईआरटी 12th क्लास। तो एनसीईआरटी 12th क्लास का अपना जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट है आज। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। मैं आपको दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी छोटी सी इसके बैक में चलते हैं अपन, ताकि ये समझ में आए कि क्या है दो ध्रुवीयता। दो ध्रुवीयता से तात्पर्य है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में दो महाशक्तियों का जन्म हुआ था, जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में देखा था। एक महाशक्ति थी अमेरिका, एक महाशक्ति था सोवियत संघ। और उन दोनों महाशक्तियों के बीच में हमने शीत युद्ध का दौर भी जो पढ़ा था, वो शीत युद्ध का दौर चलता है 1945 से 1990 तक। अब 1990 के बाद में 1945 से 1990 तक का जो दौर था उसको हम कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व। मतलब क्योंकि पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, एक अमेरिकी गुट था, एक सोवियत गुट था। वो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। और उसी का आगे है दो ध्रुवीयता का अंत। देखो, दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब यह है कि 1945 से 90 तक तो चला ये वाला दौर, पर 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है, यानी शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं होती एक साथ। जैसे ही दूसरा सोवियत संघ का विघटन होगा, शीत युद्ध भी समाप्त, क्योंकि दो के बीच में चल रहा था, एक खत्म तो ये भी खत्म, और दो ध्रुवीयता का अंत भी खत्म, और पूरी दुनिया एक ध्रुवीय विश्व में बदल जाती है, जो अपना तीसरा पार्ट होगा। एक ध्रुवीय विश्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज दो ध्रुवीयता का अंत होगा, उसके बाद में होगा एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। अब दो ध्रुवीयता का अंत वाला जो पार्ट है, इसकी शुरुआत होती है सोवियत प्रणाली क्या है। इसका जो पहला लाइन है यह आता, सोवियत प्रणाली है क्या, सोवियत संघ। तो देखो, सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली की शुरुआत 1917 में रूसी क्रांति के समय के बाद में हो गई थी। रूसी जो क्रांति हुई थी, इसका जो नेतृत्व इसके जो करने वाला व्यक्ति था वो था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। ये रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, और ये जो क्रांति हुई थी ये निजी संपत्ति के खिलाफ हुई थी, ये पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ हुई थी। ये उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने के लिए चली थी, ये क्रांति हुई थी। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। हम पढ़ रहे सोवियत प्रणाली। ये क्या है सोवियत प्रणाली? ये सोवियत प्रणाली, ये सारी चीजें मिलकर ही सोवियत प्रणाली बनती है। ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को, यहाँ पे सही नहीं दिख रहा होगा, समाज लिखा हुआ है, समाज को समानता के सिद्धांत पर खड़ा करना इसका उद्देश्य था। सोवियत प्रणाली के जो निर्माता थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाजवादी जो विचारधारा होगी, उनका जो सिद्धांत वो ये था कि जो भी कोई भी चीजें उत्पादक या उत्पादन के साधन हो, या जैसे मिल्कियत का साधन हो, उन सब के ऊपर जो स्वामित्व होगा वो होगा राज्य का स्वामित्व। किसका होगा? राज्य का स्वामित्व। या फिर पार्टी की संस्था को इन्होंने महत्व दिया था, एक पार्टी की संस्था को। सोवियत संघ की एक पार्टी थी, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके विपक्ष के लिए यहाँ पे कोई जगह थी नहीं, यानी एक पार्टी का शासन हो, संपूर्ण राज्य संपत्तियों के ऊपर, संपूर्ण उत्पादक वस्तुओं के ऊपर, मिल्कियत के साधनों के ऊपर राज्य का स्वामित्व। पूंजीवादी विचारधारा की एक घोर विरोधी विचारधारा थी जो पनप रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, उस विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन सारे देशों ने सोवियत अंकुश को अपना लिया था, यानी वो सोवियत अंकुश के नीचे आ चुके थे। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का जो विस्तार हुआ था, इसमें पूर्वी यूरोप के देशों को इसमें शामिल कर लिया गया था, मतलब, और ये सारे देश इसके अंकुश में ही जी रहे थे। ये सभी देश राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाल चुके थे। ये जितने भी देश थे पूर्वी यूरोप के, जैसा कि हमने पढ़ा था कि दो गुट थे, एक पूर्वी गुट और एक पश्चिमी गुट। तो ये पूर्वी गुट इन्हीं देशों का है, मतलब
जो साम्यवादी विचारधारा को, जो समाजवादी विचारधारा को अपना चुकी थी, जो सोवियत संघ के अंकुश में काम कर रही थी। और ये तकरीबन 15 गणराज्यों को मिलाकर, देखो इसमें ये 15 गणराज्यों को मिलाकर, लगभग 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। एक 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत गणराज्य बनाया गया था एक। और इस सोवियत गणराज्य का जो नेतृत्व करता था वो था रूस। इसका जो प्रमुख, जो मुख्य जो देश था वो कौन था? रूस था। मतलब हर चीज में, हर मामले में रूस का प्रभुत्व रहता था। तो कुल मिला के पूर्वी जो गुट बना था, पूर्वी जो गुट बना था वो सारा का सारा अपना इसी के हिसाब से बना था। अब देखो एक चीज और मैंने आपको नहीं बताई होगी, ये जो पूर्वी गुट बना था, पूर्वी गुट जो बना था, ये पूर्वी गुट में शामिल देश या समाजवादी, या आप ये मानो सोवियत खेमे में शामिल देशों को दूसरी दुनिया कहते हैं। पूर्वी गुट में शामिल देश या सोवियत खेमे में शामिल देशों को दूसरी दुनिया कहते हैं। ये थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना। देखो एक चीज मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा थोड़ा समझा दूं। वैसे देखो अपना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर मैं आप सभी से ये कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखो, बहुत कुछ चीजें मिलेगी। मतलब देखो एक चीज, मैं 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ। वीडियो चाहे छोटा सी 2 बार में कर लेंगे अपन इस चैप्टर को। पहली चीज देखो, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि नई दुनिया, एक तो पता होना चाहिए नई दुनिया, एक पता होना चाहिए आपको दूसरी दुनिया। एक क्या पता होना चाहिए? दूसरी दुनिया क्या होती है। और एक पता होना चाहिए आपको तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया, देखो मैंने 3 चीज लिखी है यहाँ पे। नई दुनिया से क्या तात्पर्य है? नई दुनिया से तात्पर्य है अमेरिका। नई दुनिया से क्या तात्पर्य है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका या अमेरिका के साथ या पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले देशों का जो समूह था वो पूरा का पूरा नई दुनिया में आता है। अच्छा, दूसरी दुनिया की अपन बात करें तो दूसरी दुनिया में आ जाएगा सोवियत खेमा, पूरा का पूरा सोवियत खेमा या समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा में शामिल देश। ठीक है, और एक होती तीसरी दुनिया। अब ये तीसरी दुनिया देखो, पहली दुनिया कंप्लीट, दूसरी दुनिया मैं नेतृत्व तो बता रहा हूं अमेरिका, सोवियत। तीसरी दुनिया वो देश है जो 1950 के दशक में 1950 के दशक में नव स्वतंत्र राष्ट्र का समूह, जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, भारत, अफ्रीका, पाकिस्तान, मतलब जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के नव स्वतंत्र राष्ट्र जैसे श्रीलंका, जितने भी एशिया अफ्रीका के देश, ये सारे के सारे जो मिलकर जो देश बने थे, इनको हम कहते हैं तीसरी दुनिया के देश। ये अलग कॉन्सेप्ट था, मैंने थोड़ा साथ में बता दिया, दूसरी दुनिया का नाम आया था इसलिए क्योंकि ये इसी में शामिल था। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब अपन देखते हैं, हमने पढ़ लिया सोवियत प्रणाली, मैंने सारा सोवियत प्रणाली समझा दिया। अब अपना जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं बताऊं, इसमें होगा गोर्बाचेव और सोवियत विघटन। ठीक है, अच्छा, गोर्बाचेव और सोवियत विघटन, इसका एक थोड़ा सा हम फैक्ट देखेंगे कि इनका क्या संबंध था। गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनता है। कम्युनिस्ट
पार्टी का ये महासचिव बनता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक बार पेज तैयार कर रहा हूं, फिर समझना एक बार आप। ठीक है, इसके बाद में गोर्बाचेव के द्वारा सुधार करने का प्रयास किया जाता है। एक लंबे समय तक वहां पे एक राजनीतिक पार्टी का शासन रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी का। वहां पे इन सारी चीजों में सुधार करने के लिए, उस व्यवस्था में सुधार करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव, इनका पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, 1985 में सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन जाते हैं। ये जो होते हैं, इनका सुधार करने का ये उद्देश्य था कि उस समय पश्चिमी जो देश थे उन देशों के साथ संबंधों को ये सामान्य बनाने पे जोर दे रहे थे। उन देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पे थोड़ा जोर वो दे रहे थे। ठीक है, अच्छा, उनका जो जोर देने के पीछे जो उद्देश्य था, जो कारण था, उसका मैं एक छोटा सा आपको मैं चीज बताता हूँ। देखो, पश्चिमी देशों में विचारधारा थी पूंजीवादी। पश्चिमी देशों में विचारधारा थी पूंजीवादी। वो पूंजीवादी देश प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में क्रांति लाए हुए थे। वहां के देश निजी संपत्ति की वजह से मतलब बहुत तेज गति से विकसित हो रहे थे। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि हमें पूर्वी जो खेमे में शामिल जितने भी देश हैं, इनमें भी कुछ सुधार करना चाहिए, इनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम करनी चाहिए, क्योंकि वो एक दल, एक सामाजिक ऐसा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था न बन पाने की वजह से वहां पे कुछ दिक्कतें हो रही थी। तो उनमें सुधार करने के लिए उन्होंने एक काम तो किया, पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध सामान्य बनाने का प्रयास किया। एक सोवियत जो संघ था, इसमें लोकतांत्रिक रूप देने और वहां पे सुधारों का फैसला किया इसने कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और यहाँ की जो आंतरिक व्यवस्था, इसमें सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ कमजोर था। देखो, वैसे अगर हम बात करें तो उस समय अमेरिका के बाद में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की थी, पर फिर भी पश्चिमी देशों की तुलना में इसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी उस समय रुकी हुई थी, ठहर सी गई थी। मतलब लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। मतलब जनता जो थी, जनता इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब पूरे के पूरे साम्यवादी गुट के देशों से, 15 गणराज्य थे ना, इन सारे 15 गणराज्यों से, ठीक है, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जो सरकारें थी, वो जनता के दबाव की वजह से सरकारी गिरना शुरू हो गई। जो 15 गणराज्यों का जो समूह बना हुआ था, उनके जो राज्यों के अंदर जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट गिरना शुरू हो गई, क्योंकि वो लोग सुधार चाहते थे। वहां की जनता परिवर्तन चाह रही थी। मतलब वो समाजवादी जो खेमा था, जो समाजवादी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में नहीं रहना चाहते थे। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट देश है, इसीलिए लिखा था इनके नाम, थोड़ा ध्यान रखना। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। हम देखेंगे लिथुआनिया, यूगोस्लाविया, ये उसमें से कुछ अलग होने वाले देश थे। मतलब ठीक है, बाल्टिक गणराज्य वगैरह, ये वो सारी चीजें थी अलग होने की, पर इसकी घोषणा इन 3 देशों ने कर दी। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। और ये घोषणा होती दिसंबर 1991 के लगभग की बात है। ये घोषणा कर दी जाती। इन्होंने घोषणा की कि पूंजीवाद और लोकतंत्र को आधार बनाया जाना चाहिए। पूंजीवाद और लोकतंत्र को आधार बनाया जाना चाहिए। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा वहां पे कुछ सुधार करने की प्रक्रिया चल रही थी, जिससे वहां पे सरकारी गिरना शुरू हो गई। इन देशों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। और ये जो सारी की सारी परिणतियां जो हुई, इन परिणतियों की वजह से ही वहां पे सोवियत संघ में सुधारों की जो स्थिति चल रही थी, उस सुधारों की स्थिति की वजह से वो विघटन तक पहुंच गया वो सारा का सारा मामला, और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। अच्छा देखो, ये जो सारी की सारी घटनाएं चल रही थी, ठीक है, ये सारी की सारी जो घटनाएं चल रही थी, इनके साथ साथ में सोवियत संघ के अंदर आंतरिक स्थिति को सुधारने के लिए वहां पे मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा और भी कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाता है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के मामले की बात नहीं करके अपने एक चीज पे ध्यान दें। ये देश सोवियत संघ जो गुट था, ये सोवियत गुट मूल रूप से पूरा का पूरा जो ध्यान था इसका सैन्य सामग्री को इकट्ठा करने में था। इसका सैन्य
सामग्री को इकट्ठा करने में था। ये यहाँ पे खाद्यान्न की कमी आ गई थी भारी मात्रा में, खाद्यान्न की कमी भी आ गई थी, ठीक है। इसके अलावा ये सोवियत संघ जो था, इसका जो मुख्य जो देश था वो था रूस। रूस के अलावा अन्य देशों के साथ अन्य देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अन्य देशों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये सारी चीजों से, और जो दूसरे गुट में शामिल देश थे, सोवियत गुट में शामिल देश थे, वो सारे के सारे इन चीजों से परेशान हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहां तक का टॉपिक हमने देख लिया है। अब अपना जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक वो होगा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। जैसा कि हमने देखा था, एक मिनट, हाँ, अगला टॉपिक मैं टॉपिक देखा था कि टॉपिक कौन सा सही, मतलब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत, देखो कुछ चीजें छूट जाती है तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में वो चीज जुड़ी हुई आ जाएगी आपके पास। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। एक प्रकार से ये प्रश्न ही है, ये जो मैं प्रश्न बना रहा हूं, इस प्रश्न का ही आंसर अपन देंगे इसमें, केवल इस प्रश्न का ही आंसर देंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ठीक है। तो सोवियत संघ का विघटन जो होगा, मैं थोड़ा पेज बना देता हूं, और पेज को बनाने के बाद में आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये बड़ा मामला था। अब मैंने अभी थोड़ा बात किया कि थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाने की वजह से हम इसको देख नहीं पाते हैं, तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हम बोरिंग हो जाते हैं, तो हम छोटा वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है। आज आधा बनाया है, अब अपने को पढ़ना है क्या, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, फिर दूसरा एक टॉपिक इसी का, 3 चीज रह गई अपनी इसमें, विघटन के परिणाम, विघटन के परिणाम, और एक पढ़ लेंगे इसमें छोटा सा टॉपिक बना लेंगे कि भारत व रूस के संबंध, मोटे मोटे ये 3 चीज पढ़नी है केवल अपने को, 3 बड़े प्रश्न है ये अपने आप में, ठीक है दोस्तों। तो छोटा छोटा पढ़ेंगे, कम पढ़ो और अच्छी मात्रा में पढ़ो, और ये अपने जो तीनों टॉपिक है वो हम जल्द ही करवा देंगे, और अगला जो होगा वो ये हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू डाल देंगे, इनमें ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, मतलब इसमें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करो, वीडियो अपना जो होता है इसको थोड़ा शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। इसके बाद में अपना पूरा कोर्स हो जाने के बाद में हम प्रश्नोत्तरी क्विज भी चलाएंगे।